नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। तो हेडिंग की सब देख कर आपको लोग लग गया होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है स्नेल लॉ। आज हम लोग स्नेल लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि स्नेल ने कौन सा लॉ दिया था। तो देखो यहाँ पे जैसे कि आप लोग अभी पढ़े थे रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या था कि जैसे ये हमारा कोई एक सेपरेट है, करने का मतलब जो सेपरेट करता है दोनों मीडियम को। तो हम ये मान लो हमारा सेपरेटन पॉइंट है, इधर हमारा जो पॉइंट है वो है रेरर, मतलब ये जो मीडियम रेरर और ये हमारा जो मीडियम है वो हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। इस तरीके से तो हमने बताया था कि जब रे ऑफ लाइट क्या होता है कि जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ चलता है तो ये जो हमारा एक नॉर्मल होता है इधर, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। इस तरीके से हमने बताया था कि जब रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता था तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होता था, बेंड हो जाता था। गॉट इट। तो ये जो हमारा एंगल होता था ये होता था एंगल आई, और जो ए वाला एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, आर। जैसे ये हो गया, मान लेते हैं हम इस तरीके से जब चलेगा तो ये हमारा क्या हो गया, रे इस इंसिडेंट जो रे ऐसे होगा, हम इसका ए मान लेते हैं हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो ए भी हमारा क्या होगा, बेंड हो जाएगा। नॉर्मल की तरफ क्या होगा, एक्चुअल पास में जाकर इसके तरफ बेंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आर, और ये जो होगा हमारा क्या होगा, आई। गॉट इट। फिर अगर हम इस तरीके से चलें, एक और ले लेते हैं, तो जो रे ऑफ लाइट होगा डेंसर मीडियम से किस में चलेगा, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में चलेगा। तो वो क्या होगा, जो इसका नॉर्मल है नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आई, ए क्या हो गया, आर। तो देखो इसमें होता है क्या ना, स्नेल लॉ में होता है ना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका I1 R1, ये हो जाएगा I2 R2, इधर हो जाएगा I3 और ये R3। तो जो इसका रेशियो होता है साइन आई इक्वल साइन आर, ये चीज़, इसको हम I1 इसको I2 दूसरे कंडीशन में ले लेते हैं। तो साइन आई साइन आर, अगर इसके लिए लेते हैं तो साइन आई और ए साइन आर। तो होता क्या है दोस्तों, स्नेल लॉ में ये बताया था ना कि जब भी ऐसा कंडीशन होता है कि रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका जो साइन आई जो क्या होता है, साइन आई और साइन आर, इसका जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। जो स्नेल लॉ ने बताया था, स्नेल ने यही बताया था कि जब हमारा रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ चलता है तो उसके साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कुछ लोग बताते हैं कि इसके इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जब हम उसको मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे तब वहाँ पे हमें क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। नहीं तो लॉ हमारा यही है, स्नेल लॉ क्या है, यही है हमारा कि जब हमारा रे जो कौन से रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका जो रेशियो होगा वो हमारे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये स्नेल लॉ ने यही बताया था कि जितना ये कंडीशन देखेंगे, हर कंडीशन में चाहे हमारा जैसा भी हो, हर कंडीशन में ये जो हमारा होगा साइन आई और साइन आर, ये हमारा क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो स्नेल लॉ हमारा यही है, एकदम इजी सा स्नेल लॉ है
कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। किधर बेंड हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो इसके जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो हमारे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा मतलब कि अगर हम साइन आई का वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइन आर का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर साइन आई का वैल्यू छोटा करेंगे तो साइन आर का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। मतलब कि एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऐसा हमारा होता है। तो आई होप आपको इसने एकदम क्लियरली समझ में आया होगा कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में की तरफ जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। तो इसमें जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है उनका रेशियो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। गॉट इट। अब हम बात करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे एक ये हमारे क्या होता है, ग्लास स्लैब ले लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्लास स्लैब, ये हम ले लेते हैं। अब देखो ए, इसके जो ए वाला होगा ये दूसरा मीडियम होगा, ऊपर वाला हमारा एयर होगा। ये जो मीडियम होगा हमारा एयर का होगा, इसके नीचे भी हमारा क्या होगा, एयर होगा। तो इसमें होगा क्या कि जब ए रेयर मीडियम से इस तरीके से, ए रेयर मीडियम से इस तरीके से जब हमारा जाएगा तो उसमें होता क्या है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा बना देते हैं। चलो तो देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का था कि हमने एक ग्लास स्लैब ले लिया, ये ऊपर का मीडियम ईयर हो गया और ईयर। तो ईयर हमारा कौन सा मीडियम होता है, रेयर। तो जब रेयर मीडियम में होता है तो जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा, रेयर से डेंसर मीडियम में जैसे ही प्रवेश करेगा तो अभी हमने बताया कि वो जो उसका एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ हमारा क्या होता है, ए होता है ना। तो अपने एक्चुअल पाथ से नहीं जाएगी बल्कि वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। और जैसे ये क्या होगा, निकलेगा, ये हमारा कौन सा मीडियम है, डेंसर। डेंसर मीडियम से जैसे तुम्हारा क्या आएगा, फिर रेयर मीडियम में आएगा तो ए इसका क्या हो गया, ए इसका नॉर्मल हो गया। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में आएगा तो ए क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। ये जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल से क्या होगा, दूर भाग जाएगा। समझना, ये एयर हमारा था रेयर मीडियम से जैसे डेंसर मीडियम में आएगा तो नॉर्मल की तरफ हो जाएगा। और जैसे ये क्या करेगा, फिर डेंसर से रेयर में जाएगा, नॉर्मल से दूर है। तो जो ये एंगल हमारा यहाँ पे इंसिडेंट है, हम देखेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये जो होगा इसके क्या होगा, हमारा इक्वल होगा, इक्वल होगा। समझ में है ना। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये जो इसका एक्चुअल पाथ है इसका और जो निकलने के बाद जो एक्चुअल पाथ होगा ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल होगा। तो इसी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है उसके बीच और जो एक हमारा रियल पाथ होता है उसके बीच, ये दोनों पैरेलल होते हैं। इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो लाइट हम पास कराएंगे ये क्या होगा, हमारा मोनोक्रोमैटिक होगा। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है कि इसमें सिंगल कलर का जब हम लाइट क्या करेंगे, किसी गैस स्लैब से हम निकालेंगे तो उसमें होता है क्या है कि जो लाइट होता है जब एयर से ग्लास स्लैब में जाएगा, मतलब एयर से किस में जाएगा, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। और फिर जब गैस में से जार में से बाहर निकलेगा, स्लैब में से बाहर निकलेगा, यानी डेंसर से एयर में आएगा, मतलब डेंसर से रेयर में आएगा तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर हटेगा। तो जो वर्चुअल पाथ था और ये जो एक्चुअल पाथ है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट में देखो ध्यान रखना है कि जो एंगल इंसिडेंट होगा यानी कि आई, जो एंगल आई होगा, अगर एंगल आई का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर एंगल आई का वैल्यू बढ़ा रहे हैं
तो ये जो हमारा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। करने वाला हम जिसको इतना करेंगे वो इतना ही क्या होगा, दूर जाएगा। हम इसको और नीचे से करेंगे तो ये और दूर से जाएगा। तो जितना हम एंगल आई को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इंसिडेंट को बढ़ाएंगे, उसी तरह ये हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा चीज, जितना हम ये क्या करते हैं केस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम पढ़े थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि यन का, जो यन का है, अगर इस यन का वैल्यू जब ये जितना क्या होगा फैलेगा, उसका ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बड़ा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर हम बात करते हैं इस गैस स्लैब के थिकनेस का, जैसे थिकनेस हो गया, ये चीज थिकनेस हो गया एक मान लेते हैं, तो जितना ये ज़्यादा क्या होगा, थिकनेस होगा, थिकनेस जितना ज़्यादा थिकनेस होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये होता है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि जब लेटरल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है कि जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट को हम पास कराते हैं तो वो अपने एक्चुअल पाथ, मतलब जो उसका नॉर्मल था, नॉर्मल की तरफ क्या होता है, बेंड हो जाता है, और उसका एक एक्चुअल पाथ हम इस तरीके से निकाल देते हैं। और जैसे वो फिर डेंसर से रेयर में आता है तो नॉर्मल से दूर भाग जाता है। तो जो एक्चुअल वाला पाथ था ए और जो रियल वाला पाथ था ए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो होता है क्या है कि जो एंगल आई है, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, क्या बोलते हैं, ए एंगल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये क्या होगा, दोनों हम देखेंगे कि एंगल ऑफ आई मतलब आई और ए क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो हम जितना भी एंगल ऑफ आई को क्या करें, दोनों इक्वल है, तो दोनों में से हम किसी को भी क्या करेंगे, जितना बढ़ाएंगे, जितना हम इंसिडेंट बढ़ाएंगे ये उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर इसका अगर हम जितना ही ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही फैलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना थिकनेस इसकी ज़्यादा, जितना ज़्यादा थिकनेस होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगी। तो आई होप आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और स्नेल लॉ क्या होता है अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसके आगे के पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।